बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि इस वक्त एक मुल्क में इमरान ने तमाशा खड़ा किया हुआ है और रोज़ाना अजीब अजीब नई नई बातें सुनने को हमें मिलती हैं। कल शायद वो फरमा रहे थे कि कोई मार्शल लॉ की बात उन्होंने की, फिर कल ही उन्होंने कहा कि वो एक खूनी इनकलाब जो है वो आता हुआ देख रहे हैं पिछले 6 महीने से, और अगर उसके चेहरे को आप देखें और उसकी हरकतों को देखें तो आपको बिल्कुल एक बौखलाया हुआ, सटपटाया हुआ, ज़हनी तौर पर मफलूज आदमी इमरान की सूरत में नज़र आता है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो उस वक्त क्या करे। और जब किसी की कुछ समझ में नहीं आता तो फिर इस किस्म की ऊट-पटांग बातें जो हैं वो करते हैं। इस मुल्क में सियासी जमातों की जिद्दोजहद की वजह से आज हम इस पोजीशन में हैं, इस मकाम पर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो बदकिस्मती से माजी में एक मुतनाज़ा किरदार अदा करती रही है और सियासत के अंदर गैर आइनी मुदाखलत उनकी रही है, आज अगर वो ये कह रहे हैं कि हम सियासत में अपना कोई किरदार अदा नहीं करना चाहते हैं और हम अपने आप को अपने आइनी रोल के अंदर रखना चाहते हैं, ये हर जमहूरियत पसंद की, हर आइन पसंद की ख्वाहिश थी, कोशिश थी, और आज हम समझते हैं कि हम सब सुरखरू हुए हैं। इस मुल्क में बदकिस्मती से एक ऐसा फितना आ गया है, पैदा हो गया है, जो उकसा रहा है, मुतालबा कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, इल्ज़ामात लगा रहा है, सिर्फ इसलिए कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह से अपने उस गैर आइनी किरदार को दोबारा से अदा करे, ना सिर्फ अदा करे बल्कि इस लाडले को इलेक्शन में जितवाए, इसके मुखालिफिन को फारिग करे, जेलों में हरवाए और उस लाडले को वज़ीर आज़म बनाने के बाद उसकी हर तरह से मदद करे, मीडिया पे पाबंदियां लगाए, अदलिया को मैनेज करके दे, हर वो काम इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके दे, हर वो काम ये जो लाडला चाहता है इसके लिए कोई और इदारा करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के हालात बदल रहे हैं, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीख है और इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक किस्सा पारीना बनने जा रहा है। इमरान खान की अजीब अजीब मंतकें हैं। अब अगर वो कहता है कि जी मैं तो इलेक्शन मांगता हूँ, जब इसके पास इख्तियार था कि ये इलेक्शन करवा सकता था, ये असम्बलियाँ तोड़ सकता था, जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से अवामी मार्च शुरू किया, इस्लामाबाद में ख़त्म किया, तो हर तकरीर में ये कहा कि तुम फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान करो, वरना हम असम्बली में आकर अपनी सियासी जिद्दोजहद का ऐलान करेंगे और तुम्हें निकालेंगे। इसने कहा मैं तो 2028 तक बैठा हूँ, मैं क्यों जाऊँगा। सारी पीडीएम ये मुतालबा कर रही थी, इसने ऐलान नहीं किया, और जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ उस दिन कहता है कि इंतखाबात कराओ। जब अपने इख्तियार में चीज़ होती है नहीं करता, जब अपने इख्तियार से निकल जाती है तो वही मुतालबा करता है। आज भी हम सब ये कहते हैं भाई तू इंतखाबात चाहता है ना, पंजाब असम्बली तोड़ दो, केपीके की असम्बली तोड़ दो, तुम्हारे हाथ में है। जो अपने पास इख्तियार है वो नहीं करना, जो अपने पास नहीं है वो मुतालबे करने कि कौमी असम्बली तोड़ दो, इलेक्शन करा दो, आर्मी चीफ मेरी मर्जी का लगा दो। तो ये सारी चीज़ें इस बात को साबित करती हैं कि इमरान खान सियासी तौर पर ज़हनी सलाहियतों से बिल्कुल महरूम आदमी है। उसको ना बर वक्त सियासी फैसले करने आते हैं, ना उसका कोई सियासी विजडम है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, इसलिए कि उसे अपना सियासी मुस्तकबिल डूबता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान चाहता है कि इस मुल्क की अदालतें मुतनाज़ा हो जाएं, इमरान खान चाहता है कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो जाए, इमरान खान चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट मुतनाज़ा हो जाए, इमरान खान चाहता है कि मीडिया मुतनाज़ा हो जाए, इमरान खान चाहता है कि इस मुल्क का मुआशरा तबाह हो जाए, इमरान खान चाहता है कि इस मुल्क की पार्लियामेंट जो है वो बेतौकीर हो जाए, और सिर्फ एक इस अनोखे लाडले की जो ज़ात है वो इन तमाम चीज़ों से जो बरतर वाला है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने जिस बुरी तरह से इमरान को मुस्तरद किया है, इमरान ने जब से ये लॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया है
مجھے بتائیے کہ اعلان تو وہ کرتا تھا میں 20 لاکھ لاؤں گا، 50 لاکھ لاؤں گا، پتہ نہیں ساری 22 کروڑ کی قوم جو اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. آج جہاں جہاں وہ جا رہا ہے، اگر کہیں پر کوئی مجمع لگا بھی ہے تو گانے بجانے والے لا کر اس کے بعد بھی 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں کر سکا. اگر وہ گانے بجانے والے بلا کر بھی 6-7 ہزار بندے اکٹھے کر پایا ہے، تو جب یہ اسلام آباد میں آئے گا اور کہتا ہے میں دھرنا دے کے بیٹھوں گا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دھرنے کا بھی وہی حال ہوگا جو 2014 میں ہوا تھا. 2014 میں آپ لوگ مہربان تھے، کرسیاں دکھاتے نہیں تھے، عمران کی شکل ہی دکھاتے تھے سارا دن، اور وہ خالی کرسیوں سے جو ہے خطاب فرما رہا ہوتا تھا، اور آپ لوگ جو ہے اس کو دنیا میں پھیلا رہے تھے کہ جو لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہے. اس مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالی عمران آئے گا تو خالی کرسیاں بھی نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ 2-4 گلوکار لے کر آ جائے ساتھ میں، جو وہ گانے وانے بجائیں اور کوشش کریں کچھ شوقین لوگوں کو اکٹھا کر لیں. لیکن عمران خان اس وقت فارغ ہے، اور مارشاء اللہ کی خواہش جو اس نے کی ہے، اللہ نے چاہا تو اس ملک میں نہ کبھی مارشاء اللہ آئے گا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ مارشاء اللہ کا خواب دیکھنے والے جو ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے، ان کا سیاسی مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس ملک میں جمہوریت مستحکم ہوگی، جمہوریت پسند مستحکم ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. دیکھیں، جب ادارے اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو خان صاحب ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل نہ ہوں. ہم تو سلام پیش کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو، ڈی جی آئی ندیم انجم صاحب کو، کہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ یا آئندہ 10-12 سال تک جتنی بھی فارمیشن آئے گی وہ سب اس چیز سے لا تعلق رہنا چاہتے ہیں. تو یہ اس پہ تو ہم انہیں سلام پیش کر رہے ہیں، یہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ ان کو یہی پریشر دے رہے ہیں کہ نہیں، آپ آئیں، غیر آئینی طور پر جو ہے اپنا رول ادا کریں. یہ خود تو آئینی طور پر ان کو نکالا گیا، اور جب سے خان صاحب نکالے گئے ہیں بوکھلائے ہوئے ہیں، باولے ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی کوئی ایٹم بم مار دے ملک پہ، خدا نہ خواستہ، کبھی کہتے ہیں اس کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے. اب وہ مارشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے مارشاء اللہ کی بات کیوں نہ کریں. ایوب خان سے لے کر آج تک جتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں وہ سب ان کی اولادیں ان کے ساتھ ہیں. ایوب صاحب کے جو بیٹے ان کے ساتھ ہیں. جنرل ضیاء کا جو ہے وہ آج کل ان کا الائی بنا ہوا ہے، اعجاز الحق جو ہے. پھر مشرف صاحب کی بہت ساری ٹیم ان کے ساتھ ہے، اور بہت سارے لوگ. تو تب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی بھلے مارشاء اللہ لگ جائے، کیونکہ اس کو تو پاکستان سے، پاکستانیوں سے کوئی پیار نہیں ہے. یہ صرف اپنا اقتدار چاہتا ہے. اس کی جتنی جد و جہد ہے، جو یہ جہاد کی باتیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں حصول اقتدار ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سب کو کہتا ہے کہ جی پاکستانیوں ہم کوئی غلام ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم کوئی پاگل ہیں، یا پاکستانی کوئی پاگل ہیں جو تمہاری باتوں پہ لگے گے. آپ کا جو ٹھکانہ ہے اس وقت وہ اڈیالہ ہے یا پاگل خانہ ہے. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان کا یہ جو لانگ مارچ کا اس نے شوشہ چھوڑا ہوا تھا، وہ اب لون مارچ ہو رہا ہے، الون مارچ ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ لاہور سے گجرانوالہ تک آج تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ آ جائیں گے جو یہ دعوے کرتے تھے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ یہ اکٹھے کر رہا ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے، اور پھر اس کو ختم کر رہے ہیں، ٹائم پہ بھی نہیں نکلتے، اور پھر اس طرح کی جو ہے باتیں. اور پھر ایک بڑا حادثہ جو ہوا آپ کی برادری کا، جس کی ہمیں بہت شدید افسوس ہے. صدف نعیم صاحبہ جو اس دنیا سے گئیں، اور وہ بھی ابھی تحقیقات ہونے کو ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، اور اس کی ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ جو خان صاحب ہیں، اب یہ ملک کی ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو پاکستان کی، پاکستانیوں کی پرواہ نہیں ہے. یہ صرف وہی اقتدار. اور جس طرح وہ آمر رہے ہیں، جب کرکٹ میں بھی تھے تو سب کے علم تھا کہ وہ وہاں بھی ایک آمر کی طرح تھے. پھر جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے اسی طرح کا کیا، اور آئندہ بھی وہ یہی چاہتے ہیں. تو وہ آدمی جو سیاسی طور پر خود کو لیڈر کہتا ہو، سیاسی لیڈر کہتا ہو، اور وہ کہے کہ مارشاء اللہ لگ جائے، پھر وہ جو اس کا یہ لانگ مارچ جو فسادی
اس کا مارچ ہے فتنے خان کا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خونی مارچ ہو جائے گا، جو خود کہہ رہا ہے. تو اس کی تو بہت ہر طرف سے مذمت ہو بھی رہی ہے اور سب کو کرنی بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ تو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. پتہ نہیں کیوں ابھی تک یہ باہر گھوم رہا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. اس کے لوگ دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ اتنے اسلحے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایک نہیں بلکہ تواتر سے آ رہی ہیں. اور پھر جو ان کے اپنے ساتھ تھے، جو ان کے قریبی لوگ تھے، اگر وہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں، میں فیصل واڈا صاحب کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ سچے پاکستانی ہیں تو انہوں نے تو اپنی بات کھل کے کی. اسی طرح اور بہت سارے آپ دیکھ لیں، ان کے ٹرک جو ان کا ہے وہاں سے کتنے لوگ، آپ کو بہت سارے لوگ نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اور وہ اسی طرح یہ جب اسلام آباد اگر یہ پہنچتے ہیں، پہلے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ادھر ہی ان کا اپنا یہ ختم کر لیں گے، کیونکہ ان کو کوئی صحیح قسم کا رسپانس نہیں مل رہا. لیکن جب یہ ان کا ٹرک کراچی پہنچے گا تو یہ خالی ٹرک ہوگا. یہ بتا دیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لانگ مارچ کے بعد ملک میں جو سیاسی خلفشار ہے، جو انتشار ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کب 30 نومبر کی جو اہم تعیناتی ہے اس حوالے سے اس کے خواہشات تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو بھائی اب وقت آ گیا ہے، وزیر اعظم کا ثوابدید ہے، تو کیوں نہ مطلب جو وقت ہے آرمی چیف کی تعیناتی کر لیں تاکہ یہ انتشار، یہ خلفشار کم ہو جائے. کیوں نہیں کر رہے وزیر اعظم؟ دیکھیں، جو ٹائم ہے وہ نومبر کی ایک ڈیٹ ہے، تب تک کرنا ہے. بس کوئی کسی سرپھرے، کسی پاگل کی وجہ سے، اس کی خواہش کی وجہ سے تو اس کو ابھی اس کی بات مان لیں. وہ ایک پراپر پروسیجر ہے، پراپر طریقہ کار ہے. ایک اتنا بڑا ادارہ ہے ہمارا، اس کا اپنا طریقہ ہے. وہ جب ٹائم آئے گا تو وہ جو تعیناتی ہے وہ ہو جائے گی. اور یہ جو ساری چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں زیادہ اسی چیز کا عمل دخل ہے. اور یہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے. آئین میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی رول نہیں ہے. جو بھی اپوزیشن کے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کا ثوابدید ہے، اور جو بھی وہاں سے سمری آئے گی اس میں سے سینئر چیزیں لگے گی. میں ذرا اس میں ایک چیز دیکھیں. ایک تو عمران خان کا جو جواز وہ بتاتا ہے، اور جس طرح اس نے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی، وہ بہت ہی قابل مذمت عمل ہے. آرمی چیف کا جو انتخاب کریں گے پرائم منسٹر، وہ پاک فوج کے جو 4-5 سینئر ترین فوجی جرنیلز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کا ہوتا ہے. عمران خان کا یہ کہنا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا آرمی چیف لگے جو محب وطن ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو آرمی کے 4-5 سینئر جرنیلز ہیں، یا خدا نہ خواستہ وہ محب وطن نہیں ہیں؟ ان میں سے جو اس کے دل میں جس کا نام ہے وہ محب وطن ہے، باقیوں پہ شکوک ہے. عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہ چور جو کس کو لگائیں گے تاکہ وہ ان کی چوری کا تحفظ کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خطرناک بات ہے. جو ایک بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ عمران خان ملک دشمن ہے، عمران خان سیکیورٹی تھریٹ ہے. عمران خان کو اسرائیلی اور بھارتی اگر فنڈنگ ہوئی تھی تو اس کے پیچھے کوئی مقاصد تھے، اور وہ مقاصد یہ تھے کہ پاکستان کے اداروں کو متنازع بناؤ. اس نے پاک فوج کے اندر بھی تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ نیا شر پھیلا کے. اس نے الیکشن کمیشن کو خراب کیا ہے، اس نے عدالتوں کو خراب کر رہا ہے، وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. اس نے ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں اس کے متعلق اس نے بکواس کی ہے. عمران خان کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. یہ آئین شکن آدمی، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کیوں آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی جب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عمران نے آئین توڑا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے جو کر رہا ہے. پرائم منسٹر کو اگر آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار ہے تو اس کے پاس یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ وہ ناصر شاہ کو، سعید غنی کو، رانا ثناءاللہ کو لگا دے. وہ نہیں لگا سکتا. اس کو اگر لگانا ہے تو ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر سے کسی کو پک کرنا ہے. اور عمران خان اس دائرے کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کے اوپر اپنی آبزرویشنز دے رہا ہے. تمہارے کہنے پر یہاں سے مارچ کی شروعات پہلے ہی جو ہے وہ ارشد شہید کے شہادت سے، اور اس کے بعد کل آپ نے دیکھا ہے کہ جو لیڈی رپورٹر ان کا حادثہ ہوا یا جو بھی ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا.
शहादतें जो शुरू हो गई हैं, तो मजीद कितनी लाशें चाहिए इमरान खान को ताकि उसका स्कोर पूरा हो जाए और अपने मकासद के लिए आ जाए? क्योंकि गद्दाफर तो बंदूकें तैयार है, पूछता है, सामान तैयार है, बंदे भी तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। देखें, अल्लाह ना करे कि बेगुनाह लोगों की लाशें गिरें, लेकिन इस फितने ने अरशद शरीफ की शहादत को, उसके कत्ल को जिस तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी जवाज़ के इसने हमारे मुल्की इदारों के ऊपर उसका इल्ज़ाम डालने की कोशिश की। इमरान खान ने पूरी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, पूरी दुनिया भर में ये तासुर देने की कोशिश की कि इस कत्ल के पीछे कोई हमारा मुल्की इदारा है। इस बदबख्त ने जब सानिया लसबेला हुआ, जब पाक फौज के एक जनरल और दीगर ऑफिसर शहीद हुए अपनी ड्यूटी अदा करते हुए, बलूचिस्तान के बारिशों से मुतासर लोगों की खिदमत करते हुए, इस बदबख्त ने उनके खिलाफ भी एक बहुत ही बड़ी मैं समझता हूँ कि बदतमीज़ी पर मबनी एक मुहिम चलाई पूरी, और उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तो इमरान खान हर मौके पर कोशिश करता है कि वो मुल्की इदारों को दुनिया में मुतनाज़ा बनाए, और वो ऐसे मौके ढूंढ रहा होता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इमरान को लाशें नहीं मिलेंगी जिसकी वो तलाश में है, जो वो चाहता है। वफाकी हुकूमत की जितनी हमें पता है तैयारी बड़ी ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि उस बुरे वक्त के आने से पहले इमरान खान को अगर किसी 2-4 रातें किसी हवालात में डाल दिया जाए और उसको रात की दवाई ना मिले, जो ये रात को चश्मा पहनने पर जो उसको मजबूर करती है, तो उसके बाद इमरान की तबीयत खुद ठीक हो जाएगी और इसका असल चेहरा जो है वो कौम के सामने आ जाएगा। वो असल चेहरा मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो दिल के अंदर होता है, असल जो शक्ल है ना, जब 4-5 दिन दवाई नहीं मिलेगी तो पता चलेगा इसकी शक्ल कैसी है। पीपल्स पार्टी हमेशा से यही कहती रही है कि ये इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ गन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महसूस ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी उस गन को साफ करने की कोशिश कर रही है। तो एस्टेब्लिशमेंट की क्या मजबूरी है अपने गन लाए हुए गन को खुद साफ क्यों नहीं कर रही? चलो आपने मान लिया गन तो है ना, अब कोई भी लाया उसको है गंद, लेकिन किसी का भी लाया हुआ गंद जो है वो इस वक्त मुल्क को ख़राब कर रहा है। वो गंद मेरी ज़ात के लिए नहीं है, नासिर शाह की ज़ात के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। वो गंद इस वक्त मुल्क के लिए मुसीबत बना हुआ है, और उस गंद को चाहे फैलाने वाले हों चाहे भुगतने वाले हों, अगर सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस गंद को इस मुल्क से साफ़ करना है, मतलब इसकी गंदी सियासत को इस मुल्क से साफ़ करना है, तो हम सबको, आपको, हमको, सबको मिलकर इस नेक काम में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अगर इमरान खान इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका असल चेहरा लोगों के सामने लेकर आएँ और उनको बताएं कि ये जो लोगों को गुमराह कर रहा है, इस गुमराही के पीछे इसराइली और भारतीय फंडिंग है, और हम जब तक ये गंद साफ़ नहीं करेंगे तब तक इस मुल्क की सियासत साफ़ नहीं होगी, तब तक इस मुल्क के इदारे महफूज नहीं होंगे। सही साहब ये बता देंगे भाई साहब बुजुर्ग आदमी, सॉरी मान लिया दोनों से सवाल है मेरा, एक कि गुज़श्ता दिनों से और गवर्नर से सियासी सरगर्मियाँ जो है वो तेज़ है, और एक ही हफ्ते में 30 साल पराना से 2 बार मुलाकातें हुई है, रात को देर से ही उनके साथ जाकर मिलेंगे। क्या ये आपकी तरफ से अपोजिशन से ताल्लुकात के हवाले से अगवा कर रहा है, या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई सिंध में कोई नया बहास खड़ा करने की बात की हुई है? ये आप बता दीजिए कि क्या सुनना। देखें, गवर्नर साहब जो हैं मौजूदा टिसोरी साहब, उनके पुराने मरासिम रहे हैं पीर साईं पगारा से, और पीर साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं हमारे, और उनसे मिलना कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। जो भी बात होगी अच्छी बात होगी और अच्छे की तवक्को है। बात जो क्वेश्चन किया था कि इदारों के लिहाज से, देखें हमारे इदारों का अहम रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और फिर उसकी वजह से कभी लाडले, कभी कोई पसंदीदा लोग, कभी इस तरह के लोग लाए भी जाते रहे हैं, लेकिन इन इदारों के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है, और वो है पाकिस्तान। जब वो ये समझते हैं कि उनके कोई लाडला, कोई उनकी
किसी भी तरीके से उसको लाए हों, अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है, मुल्क का नुकसान कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो उससे हाथ उठा लेते हैं। ये खान साहब जो मोदी के जीतने की दुआएं मांगते थे, आज उसी एजेंडा पे काम करते हुए हमारे इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। आज आप देखें कि जो इंडिया का मीडिया है वो क्या बातें कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारा मीडिया है वो मुहब्बे वतन है, और उसके लिए भी सबसे ज़्यादा अजीज़ पाकिस्तान है। उसके लिए नासिर शाह, सईद साहब या कोई भी किसी भी पार्टी इतनी ज़्यादा अहम नहीं जितना पाकिस्तान है। आप सब की अपनी काविशें भी हैं, कुर्बानियाँ भी हैं इस मामले में। जी, सवाल ये है कि खान साहब पे आप दोनों जिम्मेदार उतरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब के अलावा सिंध में भी बड़े मसाइल हैं। खासतौर पे आधा सिंध अभी भी सप्लाई लाइन आपकी लाड़काना दादू अभी भी कनेक्ट नहीं है। अदालत ने आज 1 महीने का टाइम दिया है आपको पानी निकालने के लिए, तो लोग बेयारो मददगार हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, उन लोगों की जो बहाली का काम है वो कहाँ पहुँचा, उनकी कोई फिक्र है सिंध हुकूमत को, या सिर्फ खान साहब का बुखार सवार है? देखें, एक तो अदालतों का बहुत हम एहतराम करते हैं, काबिल एहतराम हमारे मौजूद जज साहिबान हैं। जितना उन्हें एहसास है कि लोग तकलीफ़ में हैं, मेरा ख्याल है हमें उनसे ज़्यादा एहसास है। हम उन लोगों से शायद रोज़ाना मिलते हैं, जज साहिबान कम मिलते होंगे। अगर कहीं उन्होंने ये तासुर लिया है कि हम उन इलाकों से पानी निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर गलत उनको इत्तलात दी गई हैं। और बदकिस्मती से जब ये क्राइसिस उरूज पर थे, जब बारिशें और सैलाब बहुत आए हुए थे, लोग परेशान थे, और हुकूमत भी, सच्ची बात यह है कि इतने उसके पास वसाइल नहीं थे कि हम उन लोगों की इमदाद कर सकते। उन दिनों में भी कुछ मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने जो सरकारी अफसरान थे उनको मुअत्तल कर दिया था। अब जिन लोगों ने काम करना था, अगर उनको उन दिनों में मुअत्तल किया जाएगा तो वो कैसे काम करेंगे? तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए कि जो क्राइसिस हैं उससे हम सब मिलकर जो है वो उसका सामना कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं और लोगों की मुश्किलात में कमी ला सकते हैं। सिंध हुकूमत ने पिछले 2-2.5 महीने में जब से ये मुसीबत हमारे सिंध के लोगों पर आई, हमारे लोगों ने बहुत कोशिश की। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हर हलके में रहे, मौजूद रहे अपने लोगों के साथ। उन्होंने बहुत काविशें की। हुकूमत के जितने सरकारी एहलकार हैं, इदारे हैं, उन्होंने बहुत काविशें की, और आज सिंध के बेशतर इलाके से पानी निकाला जा चुका है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में अब भी मसाइल हैं और हम उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी जब सिंध काबीना का इजलास हुआ, उसकी ब्रीफिंग मुर्तज़ा वहाब साहब ने आपको कल दे दी, लेकिन कल की उस मीटिंग में मैं ये समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा वक्त जो है वो सिर्फ उन मुतासरीन की रिहेबिलिटेशन के इशूज़ पर बात हुई है कि किस तरह से हम उनको मुश्किलात से निकाल सकते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो हमारे किसान मुतासिर थे उनके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज का उसका ऐलान किया है। तो ये कहना कि जी इतने दिनों में कर लें, उतने दिनों में कर लें, हमें नहीं कहेंगे, हम तब भी करेंगे। लेकिन जो काम जितने मुमकिन अरसे में हो सकता है ना, हम उससे शायद पहले करने की कोशिश करेंगे। किसी के इस तरह के अहकामात के नतीजे में मजबूरन नहीं करेंगे। ये काम हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। तो बहरहाल, लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ कि हमें उन लोगों का एहसास है। हम मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं। हमारे घरों पर लोग आकर एहतजाज भी करते हैं, हमारा गिरेबान भी पकड़ते हैं, हमसे सवाल भी करते हैं। जो हमें अहकामात देते हैं उनके साथ ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, सैयद साहब पूछनी थी शबीर के बाद जी शबीर सैयद साहब, इमरान खान की हरकतों से और उसके लॉन्ग मार्च से तो ये लगता है कि वो चाहता है कि या मुझे इक़्तिदार मिले, ना मिले तो फिर माशाल्लाह लग जाए। माशाल्लाह लगाने वाले आजकल आप लोगों के साथ है, तो आप लोगों को उन्होंने क्या श्योरिटी दी है कि माशाल्लाह लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये है, ना इमरान को इक़्तिदार मिलना है, ना माशाल्लाह लगना है, तो दोनों चीज़ें नहीं होनी है। जो माशाल्लाह लगाने वाले हैं, जब वो खुद कह रहे हैं कि हम आइन के साथ हैं, हम आइन के दायरे में रहकर काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आपने ये तासुर कहाँ से ले लिया है कि वो हमारे साथ हैं? हमने कभी नहीं कहा कि हमारे साथ हों। हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई आप किसी के भी साथ ना हो, जो आइन ने आपको काम दिया वो काम करो आप। तो अगर वो काम इस वक्त कर रहे हैं तो यकीनन हम उनके साथ हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हर जमहूरियत पसंद पार्टी की ये जिद्दोजहद रही है भाई। मुश्किलात काटी हैं, जेलें काटी हैं, फांसियाँ खाई हैं, कोड़े खाए हैं, किस लिए?
کہ इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का रोल वो हो जो आइन कहता है, जो वो हलफ उठाते हैं उसके अंदर रहें। यार आज अगर वो कह रहे हैं कि भाई हम उसी के अंदर रहना चाहते हैं, एक पागल आदमी है जिसने पूरे मुल्क में तमाशा खड़ा किया हुआ है और घसीट घसीट के उनको लाना चाहता है कि नहीं तुम गैर आइनी काम करो, तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको, हम जितने लोग हैं जो आइन को समझते हैं, जमहूरियत को समझते हैं, पार्लियामेंट को समझते हैं, पार्लिमानी सियासत को समझते हैं, उन सबको पाक फौज के इस अमल की हिमायत करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई अगर आप आइन के दायरे में रहते हो हम आपके साथ हैं। अरे सैयद भाई, फौज कोई 2580 दफ़ा ये बयान के दे चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब की बार उनके इस बयान पे आपको इतना वसूख, इतना यकीन क्यों है? और अगर है तो बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में कह चुके थे कि मुशर्रफ उनके खिलाफ कत्ल में भी और साजिश में मुलव्विस है, और फिर वो आइन शिकनी का भी इल्ज़ाम है। तो मुशर्रफ को बाहर से लाके सज़ा दिलवाएं ताकि पता लग जाए कि इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं, ताकि आप कल को ये ना कह रहे हो कि हमारे साथ भी गेम हो गया। तो ये पहली बात तो ये है मेरे भाई कि अगर कोई आदमी 1,00,000 मरतबा भी ये बात कहेगा ना कि हम आइन के दायरे में हैं, मैं 1,00,000 मरतबा उसकी शाबाशी दूंगा। ये अच्छी चीज़ अगर कोई बार बार भी कहता रहे तो हमें उस वक्त तक उस पर यकीन करना चाहिए जब तक वो अपनी उस बात से इनराफ ना कर जाएं। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो बातें कर रही है उससे वो इनराफ करें। जो कुछ इमरान खान ने मुल्क के साथ या उनके साथ किया है, मुझे तो उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि अब वो इनराफ नहीं करेंगे। देखिए मुशर्रफ की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस में उसका नाम चालान में शामिल है। अब ये अदालतों पर है कि वो फैसले करें और उसको बुलवाएं। मैं तो नहीं जाके उसको बाहर से ला सकता हूँ ना, आसिफ अली ज़रदारी साहब तो नहीं ला सकते हैं, बिलाल साहब तो नहीं ला सकते हैं। अदालतों ने फैसले करने हैं भाई, वो फैसले करें, उसको बुलाएं। एक मिनट आपको काफी एहतजाज करना जो है वो आईनी हक होता है। एहतजाज करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मुज़ाकरात का दरवाजा जो है वो खुला रखती है, लेकिन खान साहब कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं करने और वो गेंद उठाकर आईनी ऐवान सदर की तरफ भेज देते हैं। क्या ऐवान सदर को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? एक सवाल ये या नहीं। दूसरा, इमरान खान का ये स्टांस आईनी है, सियासी है या नहीं? और ऐवान सदर अगर इन्वॉल्व होता है तो क्या मुआवजे की तहरीक आएगी? देखें, एक तो सदर पाकिस्तान ने भी उस आइन शिकनी के अमल में अपना हिस्सा डाला था जो इमरान खान ने किया, स्पीकर ने किया, डिप्टी स्पीकर ने किया। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके उन तमाम फैसलों को गैर आइनी और आइन शिकनी करार दिया। जब इमरान खान ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस गैर आइनी तौर पर भेजी तो सदर पाकिस्तान ने एक लम्हा नहीं लगाया, उस एडवाइस को उन्होंने मानते हुए असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो उनका जो किरदार है इस वक्त मुतनाज़ा है। और उन्होंने जो इमरान खान मेरा ख्याल है जिस तरफ इशारा कर रहा है कि वो नेगोशिएशन करेंगे, उन्होंने अपनी कोशिशें कर ली और ये बात खुफिया नहीं रही कि इमरान खान ने आरिफ अलवी के थ्रू कुछ मीटिंग्स की जिसका कोई नतीजा खातर ख्वाह नहीं निकला, जो वो चाहते थे वो नतीजा उसका नहीं निकला। अब अगर वो आरिफ अलवी को ये चाहते हैं कि वो हुकूमत वक्त से इमरान के बिहाफ पे बात करे और इमरान खान की ख्वाहिशात को पूरा कराए, तो इमरान खान की ख्वाहिशात तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ऐसी हैं जो किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, और वो भले जिसको चाहे बीच में डाल ले, लेकिन ये बात तय है कि इस लाडले की गैर आइनी जो ख्वाहिशात हैं, जो डिमांड्स हैं, वो पूरी नहीं होंगी। जो बात आपने पहले कही कि सियासत में बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं, बातचीत उनसे हो सकती है अगर वो सियासी किरदार अदा करना चाहें, पॉलिटिकल रोल के तौर पर आकर आगे बढ़ें, बात करें, हुकूमत ज़रूर बात करेगी। लेकिन हुकूमत से बात करने से पहले अगर वो फरमाइशें करेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ दो, मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा दो, तो ना असम्बली टूटनी है, ना उसकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगना है, और ना ही मुज़ाकरात होने।